हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, you're watching बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। 21 अप्रैल को एक फिल्म आई थी, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान। अब मानो एक हफ्ते बाद एक फिल्म आई है जिसको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये उसका कहीं ना कहीं एक सीक्वल हो। वैसे तो इस फिल्म का नाम है बैड बॉय, लेकिन हमने इसको एक नया नाम दिया है, किसी का बॉय किसी की गर्ल, नेपोटिज्म रॉक्स। अब जाहिर है, आई थिंक इसी हेडलाइन में हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि ये फिल्म कैसी है। खैर, ये फिल्म की बात करें तो इसे डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी साहब ने, इसे लिखा है वन राइटर संजीव, और स्क्रीन प्ले क्रेडिट्स में एक और नाम है रंजीत कपूर, जिन्होंने अक्सर राजकुमार संतोषी साहब के साथ काम किया है। तो खैर, यह नॉर्मली अक्सर इतिहास में देखा गया है कि जब किसी स्टार का बेटा या या कोई बेटी या फिर किसी प्रोड्यूसर का बेटा या बेटी जब वो आते हैं एक साथ एक फिल्म में, लॉन्च फिल्म में, तो अक्सर नॉर्मली इनका डेब्यू रोमांटिक फिल्म या रोम कॉम से ही होता है। आई थिंक ये प्रथा तो मेरे ख्याल से सदियों से चली आ रही है। बट क्योंकि आजकल बॉलीवुड जो हमारी ट्रेडिशनल रोमांटिक स्टोरीज है वो भी ठीक से बोल नहीं पाता। तो खैर, अब ये डिसीजन किसने लिया, ये तो मुझे नहीं पता, बट तो खैर ये फिल्म बन चुकी है। और इसकी कहानी का मैं कहूँ, वैसे तो है ये रोम कॉम, लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य किरदार है जिसकी वजह से ही ये सारी कॉन्फ्लिक्ट या कहानी शुरू होती है, सो दैट इज वन मिस्टर शुभंकर बैनर्जी, प्लेड बाय सरस्वता चैटर्जी। शुभंकर बैनर्जी साहब एक अपने डिस्ट्रिक्ट के एक डेप्यूटी सेक्रेटरी है। फिल्म की शुरुआत सीन में बैनर्जी साहब एक हॉस्पिटल में आते हैं, एक सरप्राइज चेक करते हैं, और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर देसाई, दर्शन जरीवाला। डॉक्टर साहब की उस दिन उनकी बेटी की एंगेजमेंट थी। अब दुर्भाग्य से एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलाया गया। सरप्राइजिंगली इतने बड़े हॉस्पिटल में क्या कोई और डॉक्टर नहीं थे। तो खैर, डॉक्टर साहब आ चुके हैं, और दुर्भाग्य से ही एंड्स अप मीटिंग शुभंकर बैनर्जी, और बैनर्जी साहब उन्हें ऑब्वियसली लताड़ते हैं कि आप कैसे डॉक्टर हो और आप दारू पी के ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा। डॉक्टर साहब के कहने पे भी वो ही डजंट बच और इनकी कंप्लेन कर देते हैं। और उसके बाद जो हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है उसके अंदर एक है कि बैनर्जी साहब अपने आलीशान बंगले, उनके अपर फ्लोर की बालकनी पे खड़े हैं अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी आके उन्हें रंग लगाने वाली है। तभी बाजू से कुछ लड़के, गली मोहल्ले के लड़के गुजरते हैं, वो होली खेलते होते हैं, और बैनर्जी साहब उन लड़कों को झाड़ते हैं कि भाई, यहाँ शोर मत करो, ये रिस्पेक्टेड लोगों का इलाका है और तुम अपने इलाके में जाके मनाओ। और फिर उनकी बीवी कहती है कि जाने दो भाई, होली ही तो है। और तभी एक गुब्बारा पड़ता है उनके चेहरे पे। ये गुब्बारा फेंकने वाला एक शख्स है रघु, दैट्स नमोशी चक्रवर्ती। और फिर जब उनकी बीवी कहती है कि एक गुब्बारा ही था, फिर अगली बार टमाटर पड़ता है और फिर अंडा पड़ता है। जाहिर है, बैनर्जी साहब की नज़र में तो ये जो लड़का है ये एक लुच्चा लफंगा है, और ये एक टपोरी है। वो तो खैर इन्हें गुंडा मवाली भी कहते हैं। अब आगे जाके खैर इसी गुंडे मवाली से उनकी बेटी ऋतुपर्णा चैटर्जी, दैट्स प्लेड बाय अमरीन, और उनका लव अफेयर हो जाता है। अब एज एक्सपेक्टेड, ऐसी कहानी में तो कॉन्फ्लिक्ट वही रहता है, टिपिकल सोशल इकोनॉमिकल क्लास डिवाइड। और खैर, कहानी के बारे में आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस इतना कहूंगा कि क्या आज 2023 में क्या दर्शक ऐसी कहानी देखना पसंद करेंगे, ये फैसला तो आप ही करेंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये कहानी आजकल हमें बिल्कुल नहीं भाती है। तो इसकी स्टोरी ही वीक है, इसकी राइटिंग मैं कहूँगा उससे ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा बेतुकी है। डायलॉग्स बहुत ही बेतुके हैं। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबसे पहले जिसमें आते हैं नमोशी चक्रवर्ती, जो कि मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे हैं। और बस ये कहूँगा कि इन्हें देख के ऐसा लगता है, आप सवाल खड़े करते हैं कि डायरेक्टर या राइटर या इवन प्रोड्यूसर उन्होंने इसमें ऐसा क्या देखा, जो उन्होंने सोचा कि इस रोल के लिए नमोशी को होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बस ये कहूँगा, चाहे वो नमोशी हो या अमरीन हो, दोनों के लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, अंडर कुक्ड। और नमोशी की अगर बात करूँ तो देखने में अगर देखें, ऑब्वियसली वो मिथुन साहब के बेटे हैं तो भाई अपने पिता की तो झलकी उनमें रहेगी। बट कहीं ना कहीं उनका चेहरा ऐसा, और जो उनकी फिजिक है, दुबले पतले हैं इस फिल्म में तो। और कहीं ना कहीं आपको क्रिकेटर अक्षर पटेल की झलक यहाँ दिखाई देगी। और दूसरी ओर अमरीन जब वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती है और जब वो अपने हेयर एकदम अच्छी तरह स्टाइल करती है, तो उनके अंदर कहीं ना शी लुक्स लाइक अ डिस्टेंट कजन ऑफ कियारा अडवाणी। लेकिन ऑब्वियसली ना ही नमोशी में कोई अक्षर पटेल जैसा टैलेंट है, और ना ही अमरीन कोई कियारा अडवाणी है। ये दोनों का बस ये कहूँगा बहुत ही कच्चे हैं। अमरीन का जो कैरेक्टर है ऋतुपर्णा, वो बेसिकली बाप बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी स्टेट टॉपर है, जिसको 996 आउट ऑफ 1000 मार्क्स मिले कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ऑब्वियसली दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन
उन्हें देख के या जिस अंदाज में वो बातचीत करती है, ऐसा उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अब खैर देयर आर नर्ड्स जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। बट दुर्भाग्य से आई थिंक कहना पड़ेगा अमरीन डजंट इवन स्ट्राइक यू एज नर्ड। तो दोनों ही लीड्स ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया और फिल्म का जो इंटरवल है उसमें एक वीडियो चलता है और नमोशी की फोटो है और नमोशी कहते हैं कि आई थिंक ऐसा कुछ कहते हैं कि मज़ा आ रहा है, अभी मैं वापस आता हूँ। उसी चीज़ पे हमारी हंसी छूट गई और खैर इवन दो वी विश कि वो वापस ना आए, लेकिन इट्स आवर जॉब टू वॉच द एंटायर फिल्म। तो शुरू से अंत तक इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सेकंड हाफ में जो जॉनी लीवर साहब की एंट्री होती है उसके कारण आपको कुछ मैं कहूँगा कॉमेडी सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट जेन्युइन ह्यूमर। बेसिकली वो सिचुएशनल कॉमेडी है। जॉनी लीवर साहब इतने बड़े शख्सियत है और लेकिन अ, उसमें कोई जेन्युइन ह्यूमर नहीं है। एंड इवन दैट एफर्ट बाय जॉनी लीवर, मैं कहूँगा वो एक लोन एफर्ट है इस फिल्म में। वो इस फिल्म को डूबने से नहीं बचा सकता। तो खैर बस ये कहूँगा ऑल सेड एंड डन, इसकी कहानी स्टोरी बहुत ही बैड है। इसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया मान कहना पड़ेगा, शायद ये उनके करियर का सबसे वाहियात म्यूजिक है। और बैड डायरेक्शन बाय राजकुमार संतोषी साहब, मे बी एज हैज कॉट अप विद हिम। और बाकी कुछ इस फिल्म में देखा जाए तो बैड स्टोरी, बैड राइटिंग, बैड एक्टिंग, बैड स्क्रीन प्ले, बैड म्यूजिक। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कीपिंग इन विद दैट बैड स्पिरिट, हम तो ये भी कह देंगे कि ये जो हम रिव्यू कर रहे हैं ये बहुत ही बैड रिव्यू है। इन दी एंड बस ये कहूँगा कि जो शाश्वता शुभंकर बैनर्जी है, उनका जो इस फिल्म में जो एक थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, हाई स्टैंडर्ड है, हाई क्वालिटी। तो खैर ये फिल्म ना ही हाई क्वालिटी है एंड दिस फिल्म इज डेफिनेटली वे बिलो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉडर्न सिनेमा। रेटिंग की बात करें तो खैर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस फिल्म को मिलता है 5 में से 1 स्टार।